हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैस करनी। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बेहतर और जबरदस्त कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की कुल सदस्यों की संख्या। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, संविधान शब्द का अर्थ जाना था और संविधान सभा की मांग या संविधान की मांग औपचारिक रूप से किसने की, आधिकारिक रूप से कब की गई, सर्वप्रथम कब की गई, इन सभी पॉइंटों को हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, किस प्रांत से कहां से कुल कितनी सीटें हुई। ठीक है, तो पॉइंट बनाइएगा, संविधान सभा की कुल सीटें, संविधान सभा की कुल सीटें, सीटें कह सकते हैं या सदस्य। तो देखिए, जो हमारी संविधान सभा बनी थी तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या या कुल सीटों की संख्या कितनी थी? तो अगर सदस्य या सीटें पूछी जाए तो इनकी संख्या 389 थी। कितनी थी? 389। देखिए, पहले हमारे देश में, जब हमारा देश आजाद होने को था, जब संविधान की मांग चल रही थी, तो उस समय हमारे देश में लगभग 50 से 60 करोड़ आबादी थी। तो देखिए, जब हमारा संविधान बनाया गया, कह सकते हैं जब हमारी संविधान सभा बनाई गई, तो क्या एक एक व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आपके विचार क्या, हम इसमें क्या रखें? तो इतनी आबादी हम एक एक करके किसी से नहीं पूछ पाएंगे। तो जो हमारा कैबिनेट मिशन आया था, उसने क्या कहा था? उसने अपना विचार दिया था कि आप संविधान नहीं, सबसे पहले आप संविधान सभा बनाइए। तो हमारी संविधान सभा 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य चुना गया था। कितने व्यक्तियों पर? 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य चुना गया था। तो टोटल जाके हमारी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389। ठीक है, टोटल संख्या कितनी थी? 389। क्लियर हो गई इतनी बात? ये कैसे चुनी गई थी? 10 लाख व्यक्तियों पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति चुना गया था, प्रति व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति चुना गया था, कह सकते हैं प्रति व्यक्ति। क्लियर हो गया? अब बताइए, जो हमारी संविधान सभा थी, इसका चुनाव जो हुआ था, ये प्रत्यक्ष रूप से हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से? देखिए, अभी हमने आपको बताया, जो हमारे देश की जनसंख्या 50 से 60 करोड़ थी, अगर वो सारे मत करते, वयस्क जितने भी लोग थे, जितने मताधिकार थे, अगर वो सारे अपने मताधिकार या मत देते, तो टोटल मतों की संख्या कितनी होती जाती? बहुत सारी होती जाके। तो इसमें सिर्फ कितनी सीटें हैं? इसमें सिर्फ 389 सीटें हैं। तो हम कह सकते हैं हमारी संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। चुनाव कितने प्रकार से होता है? चुनाव 2 प्रकार से होता है। क्लियर है? कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष में सीधे जनता मत करती है, या कहते हैं जितने भी वयस्क मताधिकार होते हैं, वो सारे लोग अपने मत करते हैं या मत देते हैं। ठीक है, या वोट देते हैं। क्लियर है? मत को हम लोग क्या बोलते हैं? मत को हम लोग वोट बोलते हैं। सीधे जनता द्वारा मत। ठीक है, इसमें क्या होता है?
अप्रत्यक्ष रूप, जैसे आपने देखा होगा जो लोकसभा में चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो देखिए जब लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जो लोकसभा द्वारा चुने गए सदस्य जब राज्यसभा में चुनाव करते हैं, जैसे एमएलए वगैरह चुने जाते हैं लोकसभा में, तो एमएलए जो अपना मत करते हैं, जो कह सकते हैं जो विशेष व्यक्ति होते हैं वो अपना मत करते हैं, तो किस रूप में करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप में। ठीक है, कौन? लोकसभा द्वारा चुने गए सदस्य, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, और जो सदस्य ये चुने जाते हैं जो अपना चुनाव करते हैं तो वह सदस्य चुनते हैं वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर हो गया? इसी प्रकार हमारे संविधान सभा का भी चुनाव हुआ था, 10 लाख प्रति व्यक्ति पर एक व्यक्ति चुना गया था। क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे जो हमारी 389 सीटें हैं ये किस किस प्रांत से आई थी, कितनी देशी रियासतों से आई थी, कितनी कमिश्नरी थी। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 389 सदस्य थे किसके? संविधान सभा की कुल सीटें थी 389। क्लियर है? अब देखिए 389 ये कहां से प्राप्त हुई थी, किस किस जगह से प्राप्त हुई थी? 389 में से 296 सीटें कह सकते हैं प्रांत से, या कहेंगे हम लोग ब्रिटिश भारत से प्राप्त हुई थी। कहां से? प्रांत हम लोग किसको कहते हैं? राज्य से, या कह सकते हैं ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत में कुल कितने प्रांत आते थे? तो ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत आते थे, 11 प्रांत जुड़ते थे, 11 जगह ब्रिटिशों का शासन चल रहा था। ब्रिटिश भारत क्यों कहा गया? ब्रिटिश भारत इसलिए कहा गया, यहाँ पर ब्रिटिश का गवर्नर था, या कह सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए इसको कहा गया ब्रिटिश भारत। क्लियर हो गया? तो इससे कितनी सीटें चुनी, कितने सदस्य चुने गए थे ब्रिटिश भारत से? तो इससे सदस्य चुने गए थे 296, और देशी रियासतों से चुने गए थे सिर्फ 93 सदस्य। देशी रियासतों में कितने सदस्य चुने गए थे, कितनी कितनी सीटें आई थी? तो देशी रियासतों से कितनी सीटें आई थी? 93 सीटें, 93। क्लियर है? अब देखिए जो राज्य या ब्रिटिश भारत से जो सदस्य चुने गए थे इसमें से 4 कमिश्नरियां थी। ठीक है, कमिश्नरियां का मतलब समझ रहे हो? जो बड़े बड़े थे, जैसे पुलिस कमिश्नर में जो हेड होता है, पुलिस अधिकारी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर। उसी प्रकार इसमें भी था। ठीक है, तो बस 4 थे। कौन कौन से थे? तो 96 पे -4 करेंगे कितने रह जाएंगे? तो ये रह जाएंगे 292। पहले हम इनको देखेंगे कमिश्नरियों को। ठीक है, तो 4 कमिश्नरियां कौन कौन सी थी? पहली थी हमारी दिल्ली, दूसरी कुर्ग, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, तीसरी अजमेर,
अजमेर या मारवाड़, ठीक है, ये पड़ता है राजस्थान में। और चौथी कमिश्नरी थी वो थी बलूचिस्तान। कौन सी थी? बलूचिस्तान। क्लियर हो गई चारों? पहली दिल्ली, दूसरी कुर्ग, तीसरी अजमेर, चौथी बलूचिस्तान। ये क्या थी? कमिश्नरियां, ठीक है, कमिश्नरी। चार क्या थी हमारी कमिश्नरियां। कितनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए, जो हमारे इसमें शेष बचे थे 292 सदस्य, क्या कह सकते हैं, 292 सीटें बची थी, इनमें चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? ये 292 जो सीटें थी ये कहां कहां से आई थी? ठीक है, तो इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, तो इधर देखिएगा 292 सीटें, इनमें क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। इसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी? तो देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और कह सकते हैं अन्य पार्टियां भी शामिल थी, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी? 208 सीटें, जिनमें से 199 इसने स्वयं जीती थी, और इसमें जो शेष बची थी 9 सीटें, ये गठबंधन से इसने प्राप्त की थी। छोटी छोटी पार्टियां थी वो शामिल हो गई थी इसमें, ठीक है। 9 सीटें उसने कहां से प्राप्त की थी? तो 9 सीटें इसने गठबंधन से प्राप्त की थी। तो टोटल कितनी हो गई? 208। इसने स्वयं कितनी जीती थी? तो स्वयं 199, ठीक है, क्लियर हो गए। अब बात करें मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो मुस्लिम लीग को सिर्फ और सिर्फ 72 सीटें, सॉरी 73 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी हुई थी? 73, 73, ठीक है। और जो अन्य पार्टियां थी, इसको कितने प्राप्त हुई थी? तो अन्य पार्टियों में, अन्य पार्टियों को सीटें प्राप्त हुई थी 15। कितनी हुई थी? 15 सीटें प्राप्त हुई थी। अन्य पार्टियों को, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। अब आप लोगों से एक प्रश्न ये बनता है, जब चुनाव हुआ था इन सीटों में, क्या देशी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा लिया था या नहीं? तो हम कह सकते हैं, जब ये चुनाव हुआ था, जो इसमें जो देशी रियासतें थी, या कह सकते हैं जो हमारी 93 सीटें थी, इन्होंने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट बना लीजिएगा। या देशी रियासतों ने देशी 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 रियासतों ने
चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। क्लियर? क्यों नहीं लिया था? ये अपना अलग शासन चलाते थे, इनका अपना अलग कानून था, ये अपने स्वयं के राजा थे, ये किसी और के शासन से नहीं चलना चाहते थे, किसी अन्य के कानून पर नहीं चलना चाहते थे, इसलिए चुनाव में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी? 389, जिनमें से ब्रिटिश भारत से आई थी 296। इसमें 4 कमिश्नरियां थी, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान, और देसी रियासतें की कुल सीटें थी 93। ठीक है, जब इसमें चुनाव हुआ तो इसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी? कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और अन्य पार्टी। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी को कुल कितने सदस्य सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस पार्टी को टोटल 208 सीटें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 199 इसने स्वयं जीती थी और 9 सीटें गठबंधन से प्राप्त हुई थी। तो टोटल हो गई हमारी 208। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी, जो अन्य पार्टियां थी तो उनको 15 सीटें प्राप्त हुई थी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं संप्रदाय के आधार पर सीटों को बंटवारा। ठीक है, किसके? संप्रदाय के आधार पर, या कह सकते हैं आरक्षण के आधार पर। ठीक है, आरक्षण के आधार पर सीटों का बंटवारा। क्लियर हो गया? तो देखिए, जो आरक्षण के आधार पर, या कह सकते हैं संप्रदाय के आधार पर किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो देखिए, इसमें संप्रदाय के आधार पर, आरक्षण के आधार पर सामान्य वर्ग को 2 से 13 सीटें प्राप्त हुई थी। सामान्य वर्ग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो सामान्य वर्ग को 213 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसमें से जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग अलग है, इसमें जो मुस्लिम है ये आरक्षण के आधार पर है, या कह सकते हैं धर्म के आधार पर है। ठीक है, तो इसको प्राप्त हुई थी मुस्लिम को 79 सीटें। कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 79 सीटें प्राप्त हुई थी। इसमें जो सिख लोग थे उनको 4 सीटें प्राप्त हुई थी। सिख लोगों को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? सिख लोगों को टोटल 4 सीटें प्राप्त हुई थी। क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने जान लिया कि आरक्षण के आधार पर सीटों का बंटवारा किस तरह हुआ था। तो सामान्य वर्ग से 213 मिली थी, मुस्लिम से 79 और सिख धर्म से टोटल 4 सीटें मिली। ठीक है, क्लियर हो गया? ये नोट किया आप लोगों ने? चलिए, बहुत अच्छे। इसके बाद हम अगर आपसे बात करें कि सर्वप्रथम, या कह सकते हैं आंग्ल भारतीय प्रथम कौन थे? संविधान सभा में एंग्लो इंडियन कौन थे? प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे? या आंग्ल भारतीय कह सकते हैं, या एंग्लो इंडियन कहेंगे। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा, संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे और प्रथम पारसी कौन थे?
तो फर्स्ट एंग्लो इंडियन थे, देखिएगा संविधान सभा में, संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय कौन थे? तो प्रथम आंग्ल भारतीय थे फ्रैंक एंथनी। कौन थे? फ्रैंक एंथनी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम बात करें कि इसमें प्रथम पारसी कौन थे? संविधान सभा में प्रथम पारसी कौन थे? तो संविधान सभा में प्रथम पारसी थे CS मोदी। ये हमारे दामोदर नाथ मोदी नहीं है, ये है CS मोदी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें अगला एक प्रश्न ये बनता है कि ऐसे कौन से दो व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो हम लोग कह सकते हैं महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दो ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। अली जिन्ना। क्लियर हो गया? अब एक प्रश्न यहीं पर एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न ये है हमारा कि ऐसे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था? जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को स्वीकार नहीं किया था। ऐसे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था? संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया। किसने किया? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा तेज बहादुर सिंह। कौन? तेज बहादुर सिंह। और एक थे नारायण, जयप्रकाश नारायण। किसने किसने सदस्यता स्वीकार नहीं की थी? तेज बहादुर ने, तेज बहादुर ने और जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं जो हमारे BR अम्बेडकर थे, इन्होंने सबसे पहले चुनाव कहां से लड़ा था? किस प्रेसिडेंसी से लड़ा था? तो देखिए, जो हमारे BR अम्बेडकर थे, इनके बारे में जो पॉइंट बनेंगे उन सभी को हम लोग इसी में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, BR
आर अम्बेडकर, ठीक है। तो इन्होंने किस प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा था? तो इन्होंने चुनाव लड़ा था पूर्वी बंगाल से, ठीक है। कहां से लड़ा था? पूर्वी बंगाल से। तो पूर्वी बंगाल वर्तमान में कहाँ है? तो पूर्वी बंगाल वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। देखिए, जब इन्होंने पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा था, पूर्वी बंगाल से इन्होंने जब चुनाव लड़ा था, तो बंटवारे के समय जो हमारा पूर्वी बंगाल है ये पाक में अधिकृत हो गया। तो भीमराव अंबेडकर को इसकी सदस्यता छोड़नी पड़ी थी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसके बाद जब ये पूर्वी बंगाल पाक में शामिल हो गया, पाक में चला गया, तो बी आर अम्बेडकर को संविधान में रहना जरूरी था, लेकिन उन्हें यहाँ की सदस्यता उनके पास से खत्म हो गई थी। क्यों? ये दूसरे देश में चला गया था, इसलिए, ठीक है। तो क्या किया गया? मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से, कहां से? मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से पुनः इनको चुना गया। तो पूना सीट के अध्यक्ष कौन थे? तो पूना सीट के अध्यक्ष थे एम आर जयकर ने अपना त्याग पत्र दिया, तो उनके स्थान पर बी आर अम्बेडकर को पुनः चुना गया था, ठीक है। किसके स्थान पर? तो देखिए, बी आर अम्बेडकर को दोबारा कहां से चुना गया? मुंबई प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से, पूना सीट से चुना गया, ठीक है। किसको त्याग पत्र देना पड़ा था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी के आप कह सकते हैं पूना सीट के अध्यक्ष थे या सदस्य थे एम आर जयकर, एम आर जयकर को अपना त्याग पत्र देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा, ठीक है। फिर पुनः इनके त्याग पत्र के बाद बी आर अम्बेडकर को कह सकते हैं पूना का सदस्य या अध्यक्ष चुना गया और उनको पुनः संविधान सभा में शामिल कर लिया गया, क्योंकि बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में या संविधान बनाने में बहुत ही योगदान था। अगर ये ना होते तो संविधान नहीं बन पाता, ठीक है। तो पुनः पूना सीट से चुना गया। क्लियर हो गया? किसके त्याग पत्र के देने पर? एम आर जयकर ने अपना त्याग पत्र दिया। ये कहाँ के सदस्य थे? तो मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट के सदस्य थे, ठीक है। और इनके बारे में कुछ एक दो पॉइंट जान लेते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में। अब एक प्रश्न बनता है कि संविधान के जनक कौन है? तो संविधान के जनक भी बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, संविधान के जनक, ठीक है। और किस नाम से और क्या जाना जाता है? तो इनको आधुनिक मैन भी कहा जाता है, मॉडर्न मैन भी कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक मैन, आधुनिक मैन, या कह सकते हैं मॉडर्न मैन, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, जो हमारी संविधान सभा थी ये क्लियर हो गई।
2 क्लासों में हम लोगों ने इसको क्लियर कर लिया। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये संविधान सभा की मांग कब और किसने, किसके द्वारा, किसने स्वीकार किया, किसने अस्वीकार किया, इन सभी को क्लियर किया था। आज हमने इसके सदस्यों को, इनकी सीटों को, इसमें कौन सदस्य थे, किसने हिस्सा लिया था, किसने नहीं दिया था, क्लियर कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण। ये तो थी हमारी भारतीय संविधान सभा। अब पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण। ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है तो सभी लोग कमेंट करें कि आपको क्लास कैसे समझ में आई। ठीक है, और जो लोग इस क्लास में नए जुड़े एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करें, और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।